गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता है हमारे चैनल पर प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल पर जो एनसीईआरटी की सीरीज चली हुई है उसमें हमारा एसएसटी वाला जो पोर्शन है उसमें जो है हमने 6th और 7th क्लास कंप्लीट कर ली है। ठीक है, जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। और जो पीछे की क्लासेस हैं उसकी मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है, हर एक क्लास वाइज, हर एक जो है क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो पहले जाके जो पीछे की क्लासेस हैं उनको ज़रूर कंप्लीट करके आइए, क्योंकि हर एक जो है सब्जेक्ट भी और हर एक क्लास अपने आप से जो है जुड़े हुए हैं। जब 6th क्लास का हम बेसिक कवर करेंगे तभी हमें 7th वाली जो चीज़ें हैं हमें समझ में आएंगी, क्योंकि हर एक चैप्टर अपने आप से कनेक्ट होके है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम हमारी जो 8th क्लास की ज्योग्राफी चली हुई है उसका हमारा तीसरा अध्याय है। ठीक है, 3rd चैप्टर है कृषि, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। गुरप्रीत चलो शुरू करते हैं। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी उसने क्या है, खाद डाला। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखानों में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये हैं प्राकृतिक, द्वितीयक और तृतीयक। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? प्राथमिक क्रिया है, द्वितीयक क्रिया है और तृतीयक क्रिया है। जो प्राथमिक क्रियाएं उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। जैसे क्या है? कृषि, मत्स्य और संग्रहण करके, इनसे अच्छे उदाहरण है इसके जो है। ठीक है, और द्वितीय क्या है? द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। जो इस्पात विनिर्माण है, डबल रोटी पकाना है और कपड़े बुनना है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे अगर आप नोट्स बना रहे हो साथ साथ में तो ऐसे हम लिख सकते हैं। प्राथमिक क्रिया में क्या क्या आता है? कृषि, मत्स्य और संग्रहण करना। और द्वितीयक में कौन कौन से आते हैं? इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना, इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। जो तृतीय क्रियाएं क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को जोड़ के उनको सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करती है। जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो तृतीय क्रिया कौन कौन सी होगी? व्यापार हो गया, यातायात हो गया, बैंकिंग होगी, बीमा हो गया और विज्ञापन। ठीक है, ये क्या है? तृतीय क्रियाएं। देखिए कृषि के बारे में देखेंगे। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब कृषि पर निर्भर है। कितनी? भारत की जो है 2/3 संख्या जनसंख्या। ठीक है, और कितने प्रतिशत? 50% लोग जो है कृषि से संबंधित है। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। देखिए मानचित्र में देखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक जो है विद्यमान है। मतलब अगर चीज़ें उपलब्ध होंगी वहीं पे जो है कृषि की जाएगी। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों जो एगर एवं एग्री, जिसका अर्थ है मृदा और कल्चर। एगर का मतलब मृदा और एग्री का मतलब कल्चर। ठीक है, जिसका अर्थ है कृषि करने से। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए ये दिया गया है। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है? कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला।
इसे खेती भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया, एग्रीकल्चर, यहाँ से आएगा ही। ठीक है, हर बार आता है कि हॉर्टिकल्चर क्या है, विटिकल्चर क्या है, पिसिकल्चर क्या है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। एक साइड आपको मैचिट करने के लिए दे देंगे, एक साइड ये नाम दे देंगे इनके, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, और एक साइड ऐसे कृषि, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन, इन चीज़ों से दे देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए, एग्रीकल्चर क्या है, जिसमें कृषि से संबंधित होगी, मृदा की जुताई, फसलों का उगाना, पशुपालन। ठीक है, इस तरीके से। और सेरिकल्चर क्या है, जो रेशम उत्पादन से संबंधित है। सेरिकल्चर क्या है, रेशम उत्पादन से संबंधित, जैसे रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पिसिकल्चर क्या है, मत्स्य पालन। ठीक है, पिसिकल्चर किससे है, मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्धारित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। ठीक है, विटिकल्चर क्या है, द्राक्षाकृषि। विटिकल्चर क्या है, द्राक्षाकृषि, जो अंगूरों की खेती है उसको क्या कहेंगे, विटिकल्चर कहागा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्या है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जी, फूलों और फलों का उगाना। तो हॉर्टिकल्चर क्या है, उद्यान कृषि। विटिकल्चर क्या है, द्राक्षाकृषि। पिसिकल्चर क्या है, मत्स्य पालन। सेरिकल्चर क्या है, रेशम उत्पादन। और एग्रीकल्चर क्या है, कृषि। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई जो है, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादक आते हैं। कृषि के लिए प्रकार क्या है, कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पादक की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकार में वर्गीकृत की जा सकती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ेंगे। निर्वाह कृषि क्या होती है, जो अपने लिए की जाए, परिवार के लिए। ठीक है, अपने खुद के निर्वाह के लिए की जाती है, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है, वो होती है निर्वाह कृषि। ठीक है, देखते हैं। इस प्रकार की कृषि जो है, कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। किस किस में, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार ये इधर देख लेते, सॉरी, ये बॉक्स में देख लेते हैं। जैविक कृषि क्या है, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जा सकता। ये क्या है, जैविक कृषि। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये चैप्टर ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जो है 2-3 बार हम अच्छे से जो है रिवाइज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, दो तो बनेंगे ही बनेंगे, ज़्यादा बन जाए कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो जैविक कृषि क्या है, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे हम थे। गहन निर्वाह कृषि क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम में खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। जो गहन निर्वाह कृषि है, उसमें एक से अधिक जो है फसल उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि जो है दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। कहाँ कहाँ पे गहन निर्वाह कृषि, दक्षिणी पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में। ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि क्या है, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। तो आदिम निर्वाह कृषि में ऐसे दे देगा कि जो स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण वो किस में शामिल है।
आपको ऑप्शन में दे देगा गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, तो ये आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण जो है शामिल है। देखिए स्थानांतरित कृषि क्या होती है। स्थानांतरित कृषि जो है अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है जो स्थानांतरित कृषि है। तो हमने ऊपर पढ़ा था ना, क्लास 6 में भी पढ़ा था और 7th में भी पढ़ा था, स्थानांतरित कृषि, ठीक है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र प्रजनन वाले क्षेत्र में है। तो ठीक है, स्थानांतरित कृषि क्या होती है, जैसे हम एक स्थान को जो है साफ कर देते हैं, वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जला के उस जगह उसको साफ करके वहाँ पे कोई फसल उगाते हैं, लेकिन एक उस फसल को उगाने के बाद जो उसकी उर्वरता खत्म हो जाने के बाद हम दूसरी जगह को साफ करते हैं, ठीक है, और फिर उस पर फसल उगाते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित करना स्थानांतरित कृषि कहलाता है, ठीक है। और ये कौन सी जगह पे मिलती हैं, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत में, ठीक है। ये इधर मिजोरम, नागालैंड, इस साइड के इलाकों में, ठीक है, जो भारत का पूर्वी इलाका है। चलिए, वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता को समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। जो स्थानांतरित कृषि है उसको कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये हमने चीज़ें ऊपर पढ़ी हुई हैं, इसलिए बाकी जो ऊपर वाली चीज़ें उनको भी जरूर पढ़ के आइएगा। स्थानांतरित कृषि जो है विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है, ठीक है। ये देखिए इधर जो झूमिंग है वो क्या उत्तर पूर्वी भारत में क्या जाना जाता है, इसको झूमिंग, जो हमारा उत्तर पूर्व वाला इलाका है, ठीक है, उसमें जो है इसको झूमिंग खेती के नाम से जाना जाता है। और मिल्पा मैक्सिको से, देखो ऐसे याद रखेंगे, मिल्पा क्या है, मैं से मैक्सिको, मैं से मिल्पा मध्य प्रदेश, तो तीनों क्या है, मैं से शुरू हैं, तो ये मिल्पा वहाँ पे बोला जाता है। रोका ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील इसमें र आ रहा है ना, ब्रा, तो रोका कहाँ पे, ब्राज़ील में। लदांग मलेशिया, इसमें भी ले आ रहा है, मलेशिया, तो ल से लदांग। चलिए यहाँ से देखते हैं चलवासी पशुचारण क्या है। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। जो चलवासी पशुचारण है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे है, मध्य एशिया, भारत के कुछ भाग जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों पे घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारक और उनके परिवारों के लिए जो है दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादक उपलब्ध करवाते हैं। जो उन्होंने जो ये जानवर पाले हुए हैं उनसे उनको जो है मांस प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, खाल, ऊन, ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध होती हैं। वाणिज्यिक कृषि क्या है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुचालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। जो वाणिज्यिक कृषि में जो भी उगाया जाता है वो किसके लिए, पशुपालन जो है, मतलब जो भी फसल उगाई जाती है या पशु पाला जाता है किस लिए, बाजार में बेचने के लिए, ठीक है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। तो वाणिज्यिक कृषि में क्या क्या शामिल है, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, ठीक है। देखिए वाणिज्यिक कृषि क्या है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में
फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, मतलब बेचने के लिए, विक्रय करने के लिए। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर में बड़े फार्मों में युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धनकाल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल वहाँ पे उगाई जाती है। और मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है, मतलब सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। मिश्रित हो गई तो वहाँ पे भोजन वो चारा भी उगाया जाता है, फसलें उगाई जाती हैं, पशुधन पालन किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण भारत में प्रचलित है। ठीक है, तो रोपण कृषि के बारे में पढ़ेंगे। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है, इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास का अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके मुख्य उदाहरण हैं। तो रोपण कृषि कौन सी हो गई? मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय। ठीक है, मुख्य फसलें देखेंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें जो है कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसल है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो गेहूं, चावल और मक्का वो कैसी फसल है? खाद्य फसल है, इसको हम खाते हैं। जूट और कपास क्या है? रेशेदार फसल है जिससे कपड़े बनते हैं। ठीक है, चाय और कहवा क्या है? चाय हम पीते हैं ना, तो ये पेय फसल है। चावल, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा चैप्टर ही एक एक लाइन इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। चावल क्या है? यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। कैसी? चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं जो वर्षा, अधिक आर्द्रता और वर्षा भी अधिक, आर्द्रता भी अधिक। ठीक है, और तापमान भी अधिक। चावल के लिए ये चीज़ें जरूरी हैं। ठीक है, यह फसल चीकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो से सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन जो है चावल उत्पादन में अग्रणीय है, चीन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। तो चावल को उत्पादन करने वाला कौन कौन से देश हैं? भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र, और चीन में सबसे ज़्यादा। ठीक है, अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 जो है फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, देखिए जो फसल है उनका तापमान, उनकी आर्द्रता और कितनी वर्षा, ये हर एक उसकी ज़रूरी है। तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे कि चावल में कितना तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता चाहिए, वर्षा भी अधिक चाहिए, तापमान भी अधिक चाहिए। ठीक है, उसको उगाने के लिए चीकायुक्त जलोढ़ मृदा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए गेहूं के बारे में देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये पूरा चैप्टर ही गेहूं के वर्धन काल में जो है मध्यम तापमान, जो तापमान है वो मीडियम होना चाहिए और वर्षा भी मीडियम होनी चाहिए, और शस्य कर्तन जो मतलब फसल की कटाई के समय क्या होनी चाहिए? जो तेज़ धूप होनी चाहिए। तभी हमारे इधर जो सर्दियों में गेहूं उगाया जाता है और गर्मियों में जो है उसको काटा जाता है। ये जून जुलाई के आसपास है ना,
बहुत ज़्यादा धूप होती है ना उस टाइम पे जब गेहूं की कटाई होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से पाया जो है उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। अभी ठंडी के दिनों में उगाया गेहूं और गर्मियों में उसको काटेंगे। ठीक है। देखिए मिलेट क्या होता है, जो बाजरा होता है, ज्वार, रागी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, मिलेट, जो छोटे वाले दाने होते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती हैं। ये ऐसी फसल हैं जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो मिलेट उगाने के लिए वर्षा कम होनी चाहिए, ठीक है, और तापमान जो होना चाहिए वो उच्च और मध्यम दोनों हों और सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी जो है भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। देखिए मक्का के बारे में देखेंगे। मक्का इसके लिए जो है मध्यम तापमान, मक्का के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक जो तापमान और वर्षा क्या कैसी चाहिए, मध्यम चाहिए। ठीक है। और धूप, अधिक धूप की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें हम याद रखेंगे। एक एक जो ये फसल बताई गई है ना, चावल के लिए कैसी, मक्के के लिए कैसी, गेहूं के लिए कैसी। ठीक है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती हैं। तो देखिए जो मक्का है उस यहाँ से देखते हैं, सॉरी, मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। हमने तो एक ही देखी है ना, येलो, लेकिन ब्लैक भी होती है, रेड भी होती है, वाइट भी होती है। ठीक है। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। तो कपास के लिए क्या होती है, तापमान अधिक होना चाहिए, वर्षा हल्की होनी चाहिए, 200 से 210 पाला रहित दिन होने चाहिए और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। ठीक है। काली और जलोढ़ मृदा में जो कपास को उगाया जाता है। चीन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, सॉरी, तो ये कहाँ कहाँ पे मिलती है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। मतलब सूती वस्त्र जब बनते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कपास। ठीक है। कपास एक कच्चे माल के रूप में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से देखेंगे, एक बार ये देखते हैं, पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। जो पटसन होता है उसको सुनहरे रेशे के नाम से भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है। पटसन, भारत और बांग्लादेश जो है पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। और इसको क्या ऐसे आ जाएगा कि सुनहरे रेशे के नाम से किसको जाना जाता है, पटसन को सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से उगती है और उसके लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो पटसन के लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है। कॉफ़ी के बारे में देखेंगे। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। किसके लिए, कॉफ़ी के लिए। ठीक है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। ठीक है। जो ब्राज़ील है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है और उसके बाद कोलंबिया और भारत में। देखिए एक बार ये देख लेंगे। ठीक है। कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की, कॉफ़ी की खोज के लिए
के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने गया था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल-कूद को और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदा रहित पौधे की फलियों को चखकर देखा, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने जो है आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। उसकी बकरियां खाती थी, ठीक है। फिर उसने जब उसने देखा कि उसकी बकरियां बहुत ही उछल कूद कर रही हैं, तो उसने भी उस जो है वो पौधा था उसको ट्राई करके देखा, और उसने खाने के बाद जो है आनंद की अनुभूति उसको प्राप्त हुई। तो चाय के बारे में देखेंगे। चाय जो है बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है जिसको हम पीते हैं। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवर्ती उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। समवितरित, ठीक है, सॉरी, समवितरित, ठीक है। तो जो चाय उगाने के लिए ठंडी जलवायु होनी चाहिए और वर्ष भर समवर्तित उच्च जो है वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। किसकी? दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो कृषि क्या है? कृषि का विकास देखते हैं। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग करके। कृषि का मशीनीकरण भी कई कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास की चरम लक्ष्य जो है खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व में विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्य जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। एक बार यह देखेंगे, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता हो और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, देखिए भारत का एक फार्म। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्नालाल जो है इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है, मतलब मुख्य गांव में वो रहता है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों का जो बाजार से वर्षों में एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं और चावल और दालें उगाता है, या तो गेहूं या चावल और दालें। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारी से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। मतलब कृषि कैसे की जाए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से जो है खेतों को जोतने की परंपरा विधि का प्रयोग करते हैं, मतलब बैलों से ही वो खेत जोतते हैं। ठीक है, समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस है और कुछ मुर्गियां हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपयोगों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। ठीक है, जो सहकारी समिति है उसके जानवरों के चारे के प्रकारों के बारे में, पशुधन के स्वास्थ्य के बारे में और उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह देती है।
कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों का उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। ठीक है, गांव ये भारत के खेत दिखाए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फर्म के बारे में बताया गया है। वो ये भारत का एक फर्म था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फर्म है। ठीक है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूप फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। देखिए हमारे यहाँ पे कितना था, उसके पास कितनी थी, 1.5 हेक्टेयर जमीन थी, और यहाँ पे 250 हेक्टेयर। किसान जो है सामान्यतः फार्म में जो है रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर वहाँ पे उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य में एक किसान को हॉर्न के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। उसके पास देखो कहाँ 1.5 हेक्टेयर, कहाँ 300 हेक्टेयर। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह शाश्वत हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें जो पर्याप्त पोषक हैं भी या नहीं। उन सब की जांच के बाद ही वो उगाता है। ये परिणाम जो हॉर्न को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों का जो है बीज बोने की मशीनों, समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग करते हैं। कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज जो है स्वचालित अन्न भंडारण में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। देखिए इतना फर्क है हमारे भारत में और संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो चलिए स्टूडेंट, आज ये हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर 3, ठीक है, तीसरा अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्लास 8 का तीसरा अध्याय देखिए, एक बार देख लेते हैं। ये उद्यान कृषि का अर्थ क्या है बताइए। उद्यान कृषि मैंने ऊपर बार बार बोल के बताया था आपको कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए उद्यान कृषि का अर्थ। बताओ। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, बताओ सुनहरा रेशा क्या होता है, बताइए। पटसन को बोला जाता है ना सुनहरा रेशा। ठीक है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक क्या है, कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है सबसे ज़्यादा, ब्राज़ील में। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, देखिए प्राथमिक क्रिया, तृतीय क्रियाएं क्या होती है, निर्वाह कृषि और गहन कृषि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला चैप्टर जो है। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम देखेंगे, पढ़ेंगे इसको अच्छे से। पहली बार जब हम देखेंगे वीडियो को तो बहुत ही आराम से, स्पीड को बढ़ा के नहीं देखना है। स्पीड कब बढ़ाई जाती है, जब हमारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और उसके बारे में और हम जब रिवीजन करते हैं, ठीक है, तब हम स्पीड को बढ़ा के देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। आज हम हिस्ट्री या सिविक्स इनमें से कुछ शुरू करेंगे 8th क्लास की। ठीक है, बहुत जल्दी हमारे जो है
ये क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी थ्योरी वाली, फिर हम अपने नोट्स के ज़रिए तैयारी करेंगे और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।